स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो जनजातियां है ना, खाना बदोश है और एक जगह के जो बसे हुए समुदाय हैं उनके बारे में। तो इसके पहले हम आपको बता दें कि हम लोग अभी हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। 6th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आई बटन में क्लिक करना होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उसके लिंक को प्राप्त करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से जो बाबर है वह आ गया, साम्राज्य उसने दिल्ली से लेके कहाँ तक किया, आपको बताना है दिल्ली तक से उसका साम्राज्य कहाँ तक पहुँचा, वे सब हम लोगों ने देखे। उन लोग का प्रशासन चलाने का तरीका क्या था, उन चीज़ों के ऊपर भी हमने बात की है। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि जो जनजातियाँ थी और जो खाना बदोश थे और जो समुदाय के लोग थे उनके बारे में। तो ये जो चैप्टर है वह देखा जाए तो चैप्टर नंबर क्या है, 5 है। और लेकिन अगर आप पुरानी एनसीईआरटीज़ में देखोगे तो आपको कभी कभी चैप्टर नंबर 7 में भी दिखाई देगा या कभी कभी 6 में भी आपको दिखाई देगा। तो 7 अक्सर होता है, तो आपको उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी लगातार इधर उधर चीज़ें करते रहता है, पर हमको इधर उधर चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए क्या करना है, हमारा जो फोकस है मेन की जो हमको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। और हमारा इस एनसीईआरटी कोर्स का जो मीनिंग है, जो मतलब है इसका, क्यों इतना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन समझें। क्योंकि जब आने वाली जब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आप बड़ी बड़ी किताबों को उठाओगे तो क्या होगा, आपको ये अगर आपका क्लियर रहेगा बेसिक पूरा, तो वो किताबों को पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और आपको वो चीज़ें समझेंगी। अगर आपको हमारा प्रयास से कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो। तो मेनली आज हम लोग क्या चीज़ें देखने वाले हैं, तो पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो बड़े शहरों में बड़े जैसे कि जनजातीय समाज, विभिन्न प्रकार के समाज, विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिर जनजातीय लोग कौन होते थे इनके ऊपर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो खाना बदोश और जो घुमंतू लोग होते हैं, जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग इनमें कुछ जनजातियां हैं जैसे कि बंजारों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। उसके बाद कुछ विचार विमर्श करेंगे जातियों के बारे में। और फिर जो गोंड समाज है या फिर गोंड लोग हैं उन लोगों के बारे में एक चीज़ें को समझेंगे। देन हम लोग बात करेंगे और जो कुछ और जनजातियां हैं जैसी अहोम करके है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे जो मंगोल लोग थे वो क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है आज की इस वीडियो में। तो मेनली अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने अध्याय 2, 3 और 4 में देखा कि किस प्रकार से जो राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। ठीक है, तो इस उठापटक के बीच आपको समझ में आ रहा होगा कि कई कलाएं आई है ना, कई दस्तकारियाँ आई और उत्पादन गतिविधियों की एक नई किस्में जैसे कि शहरों और गांव में फल फूल रही थी। मतलब आप ये चीज़ों को समझो कि जब उस समय में बाबर का राज था, अकबर आया है ना, तो इन लोगों के समय में एक ये बहुत शहरों में ये चीज़ें हुआ करती थी। पर जैसे कि आज आप इस चीज़ को समझते होंगे कि जो चीज़ें शहरों में होती है वे गाँव में नहीं घटित हुआ होती है ना। गाँव के लोग कुछ अपनी अलग जीवनी जी रहे होते हैं और शहर के लोग अपनी कुछ अलग जीवनी जी रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम इन लोगों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उस समय में जब ऐसे बड़े बड़े प्रशासन, बड़े बड़े राजा लोग राज्य कर रहे थे, तो जो पिछड़ी जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जनजातीय के जो लोग थे वे वहाँ पर किस तरह से रह रहे थे, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। आपको ये चीज़ें हम पहले भी, आप जब 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी देखेंगे किस तरीके से जो बदलाव है वे समूह के हिसाब से आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में या किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं लाओगे तो आप पीछे रह सकते हो। तो आपको समय के हिसाब से हर चीज़ें बदलती है, आपको भी बदलना है। उसके बाद हम बात करें तो कुछ अलग अलग किस्म के जो समाज है वे भी विकसित हुए और ऐसा क्यों हुआ इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे अगर हम लोग चले तो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जैसे कि आपको पता है कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए दिए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राज्य द्वारा स्वीकार किए गए थे। और अगर हम लोग बात करें तो उसके उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला पड़ा और दिल्ली के सुल्तानों और मुगल के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो ये सब चीज़ें उस समय में चल रही थी।
तो अब हम देखेंगे कि जो जनजातीय समाज है वे क्या है। एक आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे कि चित्र नंबर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनजातीय नृत्य है यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, है ना। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको समझेंगे पूरी चीज़ों को। तो मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाओ, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको कनेक्ट करते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि आपको जब यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं में आप जाते हो तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये लिखने वाली आदत अगर अभी इससे आप डाल दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आगे की। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अलबत्ता, कंफ्यूज नहीं होना है ना। कोई भी शब्द अगर आते हैं तो हम उन हर शब्दों का आपको जो मतलब है वह बताते हुए चलेंगे। क्योंकि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस को देखोगे, जब आप है ना बड़ी बड़ी वीडियोस को देखोगे, बड़े बड़े चैप्टर्स को पढ़ोगे, तो ऐसे शब्दों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी शब्द अगर आता है कठिन, हम उसको बताएंगे। और अगर हमसे कोई शब्द मिस भी हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसको कमेंट में बताना है। बिल्कुल 1 to 1 मेंटरशिप रहना चाहिए हम लोगों के बीच में। आप लोग बिल्कुल हमसे क्वेश्चन करिए, हम बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, समझना है। तो अलबत्ता मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो कि बेशक या फिर हाँ तो, है ना, यही इसका शब्द है। ऐसा कुछ नया इस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस समय में क्या हुआ है कि दूसरे तरह के जो समाज है वे भी उस समय मौजूद थे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इतने बड़ी बड़ी चीज़ें राज कर रही थी चीज़ों पर, तो उस समय में ये लोग भी वहीं पर रहा करते थे। अब ये लोग मैन्युस्क्रिप्ट मतलब अपनी चीज़ों को लिखते नहीं थे, और इन लोगों के इतना मतलब इतिहास के प्रति मतलब ये चाहते नहीं थे कि इनका इतिहास लिखा जाए करके। जो इतिहासकार है, जो आर्कोलॉजिस्ट है, उनको इनके बारे में उतने प्रमाण भी नहीं मिलते, जिस कारण से वे लोग थोड़ा मतलब पीछे है। मतलब उन लोगों का जो इतिहास है वे हमारे तक संपूर्ण तरीके से पहुंच नहीं पाता है। तो भी जिन चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, उन चीज़ों का उपयोग करके इतिहासकार इन चीज़ों को लिखते हैं और उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे चले तो उपमहाद्वीप के कई बड़े समाजों ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, है ना। कुछ लोग क्या करते थे, जो कर्मकांड होते थे उनको वे नहीं मानते थे, और वे नई असामान्य वर्गों में विभाजित थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के जो समाज थे वे विभाजित हो जाते थे। तो ऐसे में वे क्या करते थे, वे ऐसा भी नहीं था कि वे जो विभिन्न प्रकार के वर्गों है उसमें विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता है। तो जो इन्हीं समाज होते हैं जो कि क्या होते हैं, में मुख्य तौर पर जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाव गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते और नहीं वे असामान्य वर्गों में विभाजित थे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम जनजातीय कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक जनजातियों के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े थे, है ना। एक में से ये क्या होते थे, जुड़े होते थे। अगर आप भी आज गांव में जाते होंगे तो गांव में जो मेल मिलाप होता है वो लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। शहर में लोग अपने काम से काम करते हैं, पर जो गांव के लोग रहते हैं वो बहुत मिलकर रहते हैं। तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते। कई जनजातियाँ खेती में अपना जीविका पूर्ण करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग जैसे कि शिकारी करते थे, संग्राहक थे या फिर पशुपालक थे। तो ये जो लोग थे, ये जनजातियाँ थी, वे विभिन्न प्रकारों के काम को करती थी। अगर हम लोग आगे चले तो अपने निवास स्थान से के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करके इन गतिविधियों को मिला जुला कर रूप अपनाते थे। मतलब ये जितनी भी चीज़ें होती थी, जैसे पशुपालक के लोग बड़े चुस्के से करते थे, है ना। और ये सब जितनी प्राकृतिक संसाधन है उनका भी ये पूरा क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी। अब ये खानाबदोश क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं इसमें बहुत मज़ा आती है समझने में। तो जो खानाबदोश है वे मुख्य तौर पर ऐसे लोग होते थे जिसका जो ठहर ठिकाना ना हो, है ना, जिनका रहने की कोई जगह ना हो, मतलब कंफर्म नहीं होगी वे कहाँ रहेंगे, है ना, यायावार आप ऐसे बोल सकते हो। तो ऐसे जो लोग थे वे थी, और वे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। मतलब ये जो लोग थे जिनकी अब कोई ठिकाना नहीं रहेगा आपका, तो आप क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहोगे। तो ऐसे लोगों क्या कहा जाता है, खानाबदोश कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और वे खुद बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। अब आपको एक क्वेश्चन है, वे बताना है कि उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके को आपको बताना है जहाँ जनजातीय लोग
रहा करते होंगे। ठीक है, फिर जब आप आगे जाओगे तो हम आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में कहाँ पर क्या लोग रहते थे। पर आपको ये बताना है एक बार कि उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लो। उसके बाद आपको बताना है कि किन जगहों पर ये जो लोग थे जनजातियों वे रहते थे। ठीक है, अगर हम लोग आगे चले तो लेकिन उसके बाद अगर हम लोग आज आगे चले तो कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से क्या कहते थे, भूमि और चराहों पर नियंत्रण रखते थे और वे खुद के बनाए नियमों पर आधार परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएँ तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। ठीक है, उन जो जनजातियाँ बड़ी आगे और जो फली फूली उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गमों जगहों पर निवास करती थी। तो ये जनजातियाँ थी वे ऐसी ही जगहों पर रहती थी जहाँ मुख्य तौर पर जंगल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो। तो इन जगहों पर ये क्या करते थे, निवास करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अनेक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था, है ना। कुछ जनजातियाँ कुछ लोगों से क्या कर जाती थी, टकराव कर जाती थी। कई मानों में इन जनजातियों के अपनी आबादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बनाए रखा। अभी अलहदा क्या होता है, जो कि अलग, मतलब एक दूसरे से अलग या फिर जुदा, इन शब्दों को क्या कहते हैं हम, अलहदा संस्कृति को उन्होंने बचा कर रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों ही अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते थे। मतलब आपको पता है कि आज भी हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते थे। तो जो जनजातियाँ थी वे लोग भी क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करें तो टकराव और निर्भरता से इस संबंधों ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। अब एक समाज दूसरे समाज से मिलेगा तो वे अपनी कुछ चीज़ें बताएंगा, वे उनसे कुछ चीज़ें लेंगे। ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं, जो बदलने के काम होते हैं, वे भी इन समाजों में देखे गए। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो जनजातीय लोग कौन थे, अब हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, जो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी है। मैंने आपको बताया कि ये जो लोग थे वे उतना कुछ अपने लिए, उनका इतिहास उनको नहीं बताना था, तो वे लोग ये सब कामों में रहते नहीं थे। तो इनका जो अगर इतिहासकार इनके बारे में लिखने की कोशिश भी करे तो नहीं लिख पाएगा। ठीक है, जैसे हम कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे जिन दस्तावेजों में अपने लिखकर उस चीज़ को रखे और फिर इतिहासकारों को वो चीज़ें मिले तो इतिहासकार उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाए। तो ये चीज़ें तो उनके पास थे ही नहीं। अगर हम बात करें समृद्ध रीति रिवाजों और वाविक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ये परंपराएं यह नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इस वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर कुछ संस्कृतियाँ हुआ करती थी पर वे उस चीज़ का कुछ दस्तावेज तो नहीं था, और उन्हीं परंपरा या विरासत जो चीज़ें थी उन चीज़ों से जो इतिहासकार है उनका इस्तेमाल करके वे इन चीज़ों के या इन लोगों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बहुत पुरानी बात है ना, ऐसा नहीं है कि आज से 100 साल 150 साल पुरानी है तो हम किसी इंसान को ढूंढ के उन सब चीज़ों के बारे में पता कर ले, उसको वहाँ ले जा ले, पर ये बहुत सालों पुरानी बात है। और ये सब चीज़ों को हम उन्हीं चीज़ों से ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं जो चीज़ें हमको आज उस जगह पर मिलती है। ठीक है, अगर हम लोग आगे चले तो जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए गए। तो जो लोग थे वे भारत के हर जगहों पर थे। ऐसा नहीं कि नॉर्थ में होंगे तो ईस्ट में नहीं होंगे, है ना, ईस्ट में होंगे तो नॉर्थ में, हर जगह पर ये जनजातियाँ थी। इसी के कारण आज भी अगर आप कोई भी अलग स्टेट में जाओगे तो वहाँ की जो संस्कृति होती है वह अलग होती है। तो ये चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हो कि इतने सारे राज्य हैं, सभी की जो संस्कृतियाँ हैं वो अलग अलग है। इसका मतलब है कि उस समय भी जो परंपराएं थी, लोगों की संस्कृति थी, लोगों का रहना सहना, ये सब भिन्नता थी। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी एक जनजाति का इलाका या प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। जैसे मैंने आपको बताया ये लोग क्या थे, एक दूसरे से जगह, मतलब ये घुमंतु तरह के लोग थे, घूमते रहते थे एक जगह। कभी आज समझ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो आज मध्य प्रदेश में है तो कल ये उत्तर प्रदेश में होंगे, मतलब समय के हिसाब से कुछ समय बाद ये उत्तर प्रदेश में चले जाते थे। उनको वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती तो वहीं पर रह जाया करते थे। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर हुआ करती थी, इसीलिए इनके जो इलाके हैं वे समय समय पर प्रभाव के हिसाब से क्या रहते थे, बदलते रहते थे। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों का नियंत्रण था। अब कुछ लोग इतने यहाँ पे समृद्ध थे, इतने वे थे कि जो शक्तिशाली थे कि इनके बड़े बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण भी होता था। जैसे कि पंजाब में खोकर जनजाति
ये आपको याद रखना है कि पंजाब में कौन सी जनजाति, खोखर जनजाति कब 13वीं शताब्दी से 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर, ठीक है, गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था, मनसबदार बनाया था। तो मनसबदार कौन था, खान गक्खर को किसने बनाया था, अकबर ने मनसबदार भी बनाया था। अगर हम बात करें मुल्तान और सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, ने मुगलों द्वारा अधीन किए जाने वाले पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम क्या था, बलोच। तो आज हम पढ़ेंगे, और बलोच कहाँ है अभी आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है छोटे मोटे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम लोग आगे चले तो ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुल्लों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरिया की जनजातियाँ थी, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिमालय में कौन सी जनजातियाँ थी, तो आपको गड्डी गडरिया वाली जो जनजातियाँ थी वे यहाँ पर थी। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में क्या थी, नागा थी, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरा तरह से प्रभुत्व था। अब कुल बात करें आगे तो परिवारों या घरों का एक ऐसा समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज को संतान को दावा करते हैं, है ना। उसके बाद जनजातीय संगठन पर नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। उसके बाद बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। तो जो चेर लोग थे उनके ऊपर क्या किया, 1551 में किसने, बादशाह अकबर ने हमला किया और उन्हें परास्त किया, ठीक है। वहाँ लूट कर अच्छा खासा माल भी इकट्ठा किया अकबर ने। उसके बाद लेकिन पूरी तरह अधीन नहीं हो पाए और औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किले पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। तो ये जो चेर थी उन लोगों को क्या किए, उन लोगों को वहाँ पर युद्ध करके या फिर कब्जा करके क्या किया, हड़प लिए। किन लोगों ने, औरंगजेब ने, जब औरंगजेब का काल था उस समय में। उसके बाद इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जो जनजातियाँ थी मुंडो और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो इन तरह की जो जनजातियाँ हैं वे यहाँ पर रहा करती थी। अब हम चलते हैं आगे कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं तो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं जैसे कि कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो ये जो जगह है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोली और बेरात है ना, कोली और क्या बेरात है ना, तो यहाँ पर किस प्रकार की जनजातियाँ थी, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि जो कोली लोग थे वे क्या करते थे, गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक में रहते थे। जो कोली जनजातियों के लोग थे वे गुजरात के कई इलाकों में रहते थे और कुछ दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस समय में एक ही प्रकार की जो जनजातियाँ थी वे रहती थी, अलग अलग और बहुत सारी, और उनकी आबादियाँ भी कुछ छोटी मोटी नहीं थी, वे बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं, है ना। ये भील लोग हैं और वे क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। अभी अगर आप शिकार करोगे तो आप क्या हो जाओगे, सलमान खान की तरह अंदर हो जाओगे। अभी आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं करना है। उस समय में इन लोगों की ये क्या थी, ज़रूरत थी, तो उन लोगों को करना पड़ता था मजबूरन, और उस समय में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अभी आप देख सकते हो कि इन सब चीज़ों में क्या हुई है, गिरावट हुई है, पॉल्यूशन बढ़ गया है। उन सब चीज़ों से इफेक्ट पड़ने के कारण इसमें क्या हुआ है, कम हो गया। उसके बाद अगर बेटा हम लोग आगे चले तो भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुख्य तौर पर भीली जनजातियों के लोग थे वे कहाँ पर फैले हुए थे, तो वे पश्चिमी और मध्य भारत में क्या थे, फैले हुए थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो 16वीं शताब्दी के अंत में आते आते, जैसे कि लगभग जो हम 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो अंत में आते आते क्या हुआ, ये कई जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे, है ना। उसके बाद तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग की बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो उस समय में भी जो गोंड लोग थे वे मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और उसी के साथ साथ कहा आंध्र प्रदेश में जो गोंड लोग थे वे भारी तादाद में
फैले हुए थे। आज भी आप देखोगे तो जो महाराष्ट्र में अगर आप गोंदिया भंडारा साइड आ जाओगे, है ना, गढ़चिरौली तरफ आ जाओगे, तो इन सब जगहों में आज भी आप लोगों को जो इन लोगों की जनजाति है वे देखने को मिलती है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि गोंड लोग क्या थे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे गोंड के बारे में। मुख्य अभी हम जो देखेंगे कि जो खाना बदोश, जो घुमंतु टाइप के लोग थे जिनका कोई रुकने का ठिकाना नहीं होता था, वे लोग कैसे घूमते थे, घुमंतु लोग कैसे रहते थे, है, उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। तो खाना बदोश चारवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, मतलब वो अकेले नहीं घूमते थे। आज क्या होता है, आज आपको अगर एक जगह दूसरी जगह घूमने जाना है तो आप अपने दोस्तों को ले जाओगे। उस समय लोग अपने साथ जानवरों को भी लेकर चलते थे, इतना प्रेम उनके लिए था। ठीक है, आज आप देखोगे कभी होता है कि आप किसी जानवर को अपने साथ घुमाने ले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, तो लेकिन पहले उस समय हुआ करता था। क्योंकि मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादन पर निर्भर था। वे खेतियार गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनियोग भी करते थे। कुछ खानबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम करते थे। अब ऐसा नहीं है कि किसी वो जानवर को साथ में ले जा रहे हैं तो उनको ऐसे ही ले जाएंगे, उनसे क्या करते थे, जितने भी सामान रहते थे उनके ऊपर वे लाद दिया करते थे और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करते थे, वे उनका उपयोग करते थे। बात अगर हम करें तो जो बंजारा लोग थे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका जो कारवा होता था उसको क्या कहते थे, टांडा कहलाता था। मतलब कहीं भी आपको समझ में आए कि जो टांडा है वह क्या होता था, उनका कारवा, मतलब उनके जितने भी लोग थे उनको क्या कहते हैं, कारवा। तो उन लोगों को क्या कहते हैं, टांडा कहते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि चित्र नंबर 3 बहुत खूबसूरत चित्र है। उसमें बताया गया है कि जो घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी, वे मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा करते थे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मेवा है ना, तो इसको क्या करते थे हम लोग, वहाँ पर क्या करते थे, ऊँटों के ऊपर ला देते थे और मध्य एशिया के व्यापारियों ऐसी वस्तुओं भारत लाते थे और बंजारों अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे। तो ये जो व्यापारी वाली चीज़ें हैं ये पहले से ही हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है ना, व्यापार पहले से ही हुआ आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो उस समय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ लिया है ना, जब चैप्टर हम लोग 3 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखे थे कि जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है तो वो बंजारों का ही इस्तेमाल करते थे, है ना। उनका इस्तेमाल करके क्या करते थे, वे जो बाजारों तक अनाज की जो ढुलाई करते थे वे बंजारों का उपयोग करते थे। कौन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो जो बंजारे लोग थे अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी काम करते थे और जहांगीर ने अपने स्मरणों में भी लिखा है कि ये लोग क्या करते थे, जो सामान होते थे उनको बैलों में ढोते थे और इसको क्या करते थे, वे शहरों में जाकर बेचते थे। अब हम देख लेते हैं कि जो बंजारे लोग हैं वो मुख्य तौर पर क्या है। तो अगर हम लोग बात करें तो 16वीं शताब्दी तक अंत में आप लोगों ने देखा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में जब भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का किस तरह से वर्णन किया है, जो पीटर मंडी ने क्या कहा है, वो सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो बात बंजारों की चल रही है, तो सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा में हुई। टांडा आपको पता है कि उनका एक पूरा कारवा होता था। उसके बाद जिसमें 14,000 बैल थे, 14,000 बैल, सोचो कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 14,000 बैल उन टांडा, मतलब उनका जो कारवा था उनके साथ थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। जितने भी 14,000 बैल थे वे सब लदे हुए थे, किन सब चीज़ों से, चावलों और अनाजों से वे लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चों को अपने साथ लेकर चलते थे। अकेला कोई भी नहीं होता था, पूरी जितने भी इनकी फैमिली होती थी। आज भी आप लोग देखोगे कि जो कुछ ऐसे काम होते हैं जो काम को एक सीज़न के समय में करना होता है। जैसे आपको पता है कि अभी जो हम लोग घर में झाड़ू यूज़ करते हैं, वो झाड़ू बनाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वे अपने टेंट लगाते हैं। तो वो 1 या 2 लोग नहीं आते, वो अपनी पूरी फैमिली लेके आते हैं। वे सब लोग खाना वहीं पे बनाते थे। उस तरीके से उस समय भी वे अपने पूरे घर को लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। एक कारवा है तो उसमें 1 या 2 या 3 नहीं, कई बहुत सारे परिवार हुआ करते थे। उनको जीने का तरीका
उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे, कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे। कभी कभी जो बैल गाय थी वो इनकी खुद की होती थी और कभी कभी वे क्या करते थे, उनको भाड़े में ले लिया करते थे। लेकिन ज़्यादातर वे खुद के सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहाँ वो महंगा है, ठीक है, और उसको क्या करते थे, अच्छे दामों पर बेच दिया करते थे। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के लिए बेची जा सकती है। वे उस चीज़ को वहीं पर बेचते थे। उनका दिमाग देखिए, वहीं से वे ऐसी कुछ चीज़ों को उन बैलों के ऊपर लाद देते थे कि वो जो बैल है वे खाली ना जाए, और लादने के बाद उसको वापस लाते थे और फिर कोई ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर उसका दाम ज़्यादा हो और उसको वहाँ पर बेच दिया करते थे। तो उस समय में इतना दिमाग लगाते थे। आज अगर आपको कोई ऑटो करना है तो ऑटो वाला क्या बोलता है आपको कि आपको डबल पैसा लगेगा, क्योंकि आपको जब मैं रिटर्न आऊँगा तो मुझे सवारी नहीं मिलेंगी। और इन लोगों को ये सवारी मिलती नहीं थी, ये लोग ढूंढ लिया करते थे ऐसी चीज़ों को और वे लाद कर वापस ला लेते थे। उसके बाद टांडा के 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। एक जो टांडा था, एक जो इन लोगों का क्या था, इन लोगों का पूरा ग्रुप था, वे लगभग 700 तक लोगों का, मतलब 600 से लेकर 700 लोग का होता था। एक या दो लोग नहीं जा रहे होते थे। वहाँ से फिर एक ऐसी चीज़ लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे में बेच सकती है। उसके बाद एक दिन में 6 से 7 मील, सोचिए कितना ज़्यादा है, का सफ़र नहीं करते थे। मतलब इससे ज़्यादा का सफ़र वे नहीं करते थे, वे थक जाया करते होंगे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी, ठीक है, तो ठंडे मौसम हो या कुछ भी हो, इन लोग इतना 6 से 7 मील सफ़र करते ही थे। उसके बाद अपने गाय और बैलों पे सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यह ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपको बताना है कि पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, बंजारों के तौर तरीक़ों से ये किस तरह से भिन्न है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। वे लोग रस्सी, सरकंडे और चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी वे भिक्षुए लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद नर्तकों, गायकों, अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो ये सब चीज़ें हमने देखे कि किस तरीके से जो लोग थे, बंजारे और अलग अलग प्रकार के जनजातियों के लोग, वे किस तरह से घूमते थे और एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं चित्र 4 में कांस्य मगरमच्छ है जो कि कुटिया है, कोंड जनजाति उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में ये पाया गया है, जो किस चीज़ से बिलोंग है, कोंड जनजाति से बिलोंग करता है। उसके बाद बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियों के ऊपर। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बात करें तो अब समाज भी बदलता है, नई जो जनजातियाँ हैं वे भी आती है और उनकी जो श्रेणियां हैं उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, है ना। अब क्या होता है, जब चीज़ों को बढ़ाना होता है या आगे जब चीज़ें बढ़ती जाती है तो हमको क्या लगता है, नई नई चीज़ों की आवश्यकता बढ़ती है। ऐसे में उस समय भी क्या हुआ कि नए हुनर वाले जो लोग थे, जिनके पास कुछ नया था, उन लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। तो उस समय आपको पता है कि मुख्य तौर पर 3-4 या 5-6 या 10-12 ही जनजातियां हुआ करती थी। फिर समय के हिसाब से क्या हुआ, वे जातियां बढ़ती गई। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई और दूसरी ओर नई जनजाति और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन के आधार बनी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर हुई, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में होते गई। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो जाति पर विचार विमर्श अगर हम लोग करें तो वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थायी, ठीक है, उय्या कोंडान उदेवार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में
ब्राह्मणों की एक सभा, जो कि हम लोगों ने अध्याय 2 में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये रथकारों, जैसे कि शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, रथकार कहते हैं, कि सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति में कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाया, मूर्तापित स्थापित करना, मूर्तियों को स्थापित करना, उसके बाद बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजाओं को लिए जो जेवर बनाना वे शामिल था। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा हम लोग आगे चले तो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेष अगर हम लोग देखें तो कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों का निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। उसके बाद शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों के अनुशासन किया। उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, तो जो पहले के लोग थे उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने जो इस्लाम को अपना लिया। तो वे मुख्य तौर पर कौन थे, बहुसंख्यक आबादी, इसके समाज की छोटी जातियों ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ जब पंजाब था और सिंध की जो जगह थी उत्तर पश्चिम सरहद की, वे क्या किए, इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास में इसे महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित है। जैसे कि हम बात करेंगे गोंड के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे जो अहोम करके उन दोनों के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं गोंड। ठीक है, नज़दीक से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पेन और कॉपी ले लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सब चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना है। जैसे हम लोग बात करें, एक गोंड महिला आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो स्थानांतरीय कृषि वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था। उसकी राख से ही फसल बो दी जाती थी। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती थी, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता था और इसी तरह फसलें उगाई जाती थी। तो उस समय की बात है कि फसलों को किस तरह से उगाया जाता था। अब हम लोग बात करें गोंड के ऊपर, तो जो गोंड लोग थे वे गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि जो गोंड लोग थे वे किस विशाल वन प्रदेश में रहते थे। तो जो गोंडवाना है वहाँ पर वे रहा करते थे। उसके बाद वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। एक जगह से दूसरी जगह वे जाते थे और वे खेती करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो जो गोंड जनजाति थी वे कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। ठीक है, एक नहीं थी, मुख्य तौर पर कई छोटे छोटे कुलों में वे क्या थी, बटी हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था, है ना। जो गोंड समाज में क्या होता था, एक प्रत्येक कुल तो अलग अलग कुलों के लिए एक राजा होता था और या उनका राय होता था। ठीक है, उसके बाद जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, मतलब आप लोगों ने देखे कि जब दिल्ली के शासन का पतन होने की वे कगार में था, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। तो आप इनकी ताकत का अनुमान इस चीज़ से लगा सकते हो। अकबर के शासनकाल में इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। उन्हें क्या कहते थे, 84 कहा जाता था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 84 का उप विभाजन बरहोता में होता था, जो 12 गांव को मिलाकर बनते थे। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि जो 12 गांव को मिलाकर बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था।
उसके बाद बड़े राज्यों के उदय में गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। ठीक है, उनकी बराबरी करने वाला समाज धीरे धीरे आसमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में जो भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बनते गए। उसके बाद गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई और इसीलिए गढ़कटंगा के जो गोंड राजा अमनदास के संग्रहग्राह की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, उसके बाद उसके पुत्र दलपत ने मोहबा के चंदेल राजपूत राजा सहबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। और अगर हम लोग आगे देखें तो दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। अगर हम लोग बात करें तो 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाने को बेहतर समझा और उसका पुत्र भी उसके बाद तुरंत लड़ता रहा और वे भी क्या हुआ, मारा गया। तो आप ये देख सकते हो एक नक्काशीदार दरवाज़ा है, गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में ये मिला है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आप देखोगे कि गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसमें हाथिया को पकड़ने और दूसरे राज्यों उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडा को हराया तो उन्होंने लूट की बेशक कीमती सिक्कों और हाथी बहुलियात में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जा में ले लिया और शेष वीर नारायण के ठीक है चाचा चंदर शाह को दे दिया। आप देख सकते हो कि जो गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य ठीक है कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके जो संघर्ष थे वे क्या हो गए, असफल हो गए। अब हम देखेंगे अहोम के बारे में। ठीक है, गोंड अगर आपको समझ गया है तो अब हम अहोम को समझेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो पूर्वी भारत की जो जनजातियाँ है इस यहाँ पर वे ज़्यादा फैली। तो आप लोग देख सकते हो अहोम के तौर पर ये ठीक है यहाँ पर फैली। उसके बाद आप देख सकते हो कोच है ना, उसके बाद चूटिया, तो ये सब जगह है। तो यहाँ पर ये जो अहोम है वे फैलते गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग गोंड देखेंगे मुख्य तौर पर तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिखाई देगा गोंडवाना वाला जगह। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे ओहम के ऊपर। दोस्तों अब हम बात करेंगे अहोम के ऊपर। ठीक है, तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो 13वीं शताब्दी में जो अभी मौजूदा म्यांमार है वहाँ से लोग आए और क्या हुए, ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर वे क्या हुए, बस गए। उसके बाद उन्हें भूस्वामी मतलब क्या होता है, भूस्वामी होता है, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब आपको बताना है कि वे कौन सा नया राज्य है। यही सब चीज़ें घूमती रहती है, बस आपको पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, तो आप और आसानी से इन चीज़ों को पढ़ के आगे निकल सकते हैं। उसके बाद 16वीं शताब्दी के दौरान ठीक है 16वीं शताब्दी के दौरान चूटिया जो कि 1523 और कोच हाजो मतलब 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी क्या कर लिया, अधीन कर लिया। उसके बाद अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों और का इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में क्या हो गए, समक्ष हो गए। कौन लोग, अहोमो लोग। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो लेकिन अहोम लोगों को दक्षिणी पश्चिमी के कई आक्रमणों का सामना करना करना पड़ा। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1662 में मीर जुल्मा के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय तक उन लोगों ने राज किए, उसके बाद वे उतना नियंत्रण नहीं कर पाए इन जगहों पर। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कान के आभूषण, कबोई, नागा जनजाति, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के लोग आज भी इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। कभी आप लोग जाओ तो उन संस्कृतियों, उन विविधताओं को समझ के आओ, बहुत आप लोगों को देखने को चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो अहोम राज्य ठीक है बेकार पर निर्भर था। ठीक है, राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता है उन लोगों का कहते हैं पाइक कहा जाता है।
अहम राज्यों में एक जनगणना की गई, ठीक है, एक जनगणना होती है। जनगणना के बाद क्या होती है, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। तो इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाके कम आबादी वाले इलाकों में क्या कर दिए जाते थे, स्थानांतरित किए जाते थे। तो इस प्रकार अहोम कुल टूट गए, ठीक है, उसके बाद कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूरा होते होते क्या हुआ, प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। उसके बाद लगभग सभी व्यस्त पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय वे बाद सिंचाई व्यवस्था इत्यादि निर्माण का अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। तो हम लोग चावल की खेती के नए तरीके से उन लोगों ने क्या किया, उसको अमल में लाए। और अगर हम लोग आगे चले तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहते थे, खेल कहते थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकर निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की अनुमति के बगैर राजा एक इसे वापस नहीं ले सकता था, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें होती थी अहोम लोगों में। तो शुरुआती में अहोम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन क्या हुआ, जब 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में क्या हुई, बढ़ोतरी देखी गई, बढ़ोतरी हुई। उसके बाद मंदिरों और ब्राह्मणों को राजाओं द्वारा भूमि अनुदान में दे दी गई। तो यहाँ पर जो सीपसी है, ठीक है, 1714 से लेकर 44 के काल में हिंदू धर्म का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। मतलब उन लोगों ने हिंदू धर्म तो अपना लिया, पर जो उनकी पारंपरिक चीज़ें थी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके बाद अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवि और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य क्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों की स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। भुवंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर क्या किया, असमिया में लिखा गया। अब इस चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकलता है, इन जनजातियों से, इन सब विविधताओं से, संस्कृति से, उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप के काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ क्या हुए, लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में क्या की, अनुकूल और प्रभाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई, ठीक है। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही क्या किया, नकार दिया। कुछ जनजातियों में सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की गई और उस तरीके से राजनीतिक रूप में ताकतवर हो गए और इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अब आपको एक कल्पना करना है, आप एक ऐसे खानमोश समुदाय के सदस्य हैं, ठीक है, जो कि 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। कुछ शब्द हैं वे आपको देख लेना है, जो कि हमने पूरे बात किया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी ऑफिशियली वेबसाइट में मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।